हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा मंथन। आज मैं आप लोग के लिए आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर 17 सितंबर 2018 शिफ्ट 1 का पूरे क्वांट का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 720 रुपये को ए, बी, सी, डी एंड ई के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया था कि उनके द्वारा प्राप्त राशि आरोही क्रम में और समानांतर श्रेणी में थे। ई ने ए से 40 रुपया अधिक प्राप्त किए, तो बी ने कितने रुपए प्राप्त किए। अब यहाँ पे कह रहा है, एक वर्ड बोला अभी कि जो भी राशि वितरित की गई है उसमें राशि को आरोही क्रम में वितरित किया गया है। तो अगर ये रहे ए, बी, सी, डी और ई, आरोही क्रम का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हो गया आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। इसका मतलब ये हो गया कि ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है और डी से बड़ा ई है। लेकिन उसके तुरंत बाद एक और वर्ड बोला है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी का मतलब हो जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब है कि जो भी इनके बीच की वैल्यू होगी, जैसे b माइनस ए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर है तो b माइनस ए इक्वल होगा c माइनस बी, इक्वल होगा d माइनस सी, इक्वल होगा e माइनस डी। तो इसका मतलब इनके बीच की जो गैपिंग है वो गैपिंग जो है वो इक्वल होगी। ठीक है, तो अब आप ऑर्डर इसका समझ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर A है, ये B है, ये C है और ये D है और ये E है, और कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम लोग चाहें, जैसे यहाँ पे 720 रुपये को में 5 लोगों के बीच डिवाइड किया गया है, तो अगर इक्वली डिवाइड होता तो ये पड़ता 144 रुपया। ठीक, अब 144 रुपया पड़ता, तो ये जो 144 रुपया एवरेज आ गया, ये C का वैल्यू आया। ठीक है, C का वैल्यू आया। ठीक, अब यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि सी का वैल्यू आया, तो जब भी ऐसे ऑर्डर में रहता है, तो अगर कोई एपी में कोई भी वैल्यू है, चाहे वो 2 का टेबल हो या फिर खुद काउंटिंग नंबर हो, तो ऐसा होने पर अगर फर्स्ट संख्या यानी ए प्लस लास्ट संख्या ई बाई बाई 2, तो ये जो हो जाएगा ये इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक, या फिर बीच वाली संख्या, अगर इसमें बीच वाली संख्या कौन है, c, यानी a प्लस ई बाई 2 इक्वल टू सी इक्वल टू एवरेज, ये इसका एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे 144 इसका एवरेज है। अब इसके बाद बोला है e माइनस ए जो है वो 40 है। ठीक है, बोला है e जो है a से 40 जो है वो बड़ा है। तो E का A से 40 बड़ा होना, ये यहाँ ये दर्शाता है कि देखिए ये कितना बड़ा है। यहाँ से ये अगर एक यूनिट इसको लेते हैं तो ये एक यूनिट बड़ा है। यहाँ पे फिर से सी बी से एक यूनिट बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे इससे एक यूनिट बड़ा हो गया, फिर यहाँ से ये एक यूनिट बड़ा हो गया, यानी 1 2 3 4 4 यूनिट बड़ा है। तो ई ए से 4 यूनिट बड़ा है, तो ई माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, ई माइनस ए और यहाँ पे 40, यानी एक यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। इसका मतलब ये यहाँ पे 10 की गैपिंग होगी, यहाँ भी 10 की गैपिंग, यहाँ भी 10 की गैपिंग और यहाँ भी 10 की गैपिंग। ठीक है, तो 10 की गैपिंग, इसका मतलब ये 144 है, तो बी कितना हो जाएगा, 10 कम होगा ना, 10 की गैपिंग है, और क्योंकि ये बड़ा दिखा रहा है आरोही क्रम में था तो ये 134। ठीक है, यहाँ पे ये भी है कि ये बड़ा है तो 134, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 154, ये 164 और ये हो जाएगा 124। आंसर क्या पूछ रहा है, बी को कितने रुपए मिले, तो ये बी को 134 रुपए मिले और ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे देखिए 154 भी आंसर दे, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका डी को मिला है 154, और ये 144 किसको मिला है, ये सी को मिला है, और ये 124 ए को मिला है। तो ये सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको 20 बी को पूछा है तो ये बी को ये मिला है, तो ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्न में से जुड़वा अभाज्य ज्ञात करें। अब जुड़वा अभाज्य का मतलब हो जाता है आपका ट्विन प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम, ठीक, ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं? तो ट्विन प्राइम वो संख्या कहलाती है, मतलब वो दो नंबर का सेट को ट्विन प्राइम बोलेंगे। पहला नंबर जुड़वा लिखा है तो वो दो के सेट में ही होगा, जुड़वा का मतलब ही होता है पेयर, ठीक है। तो ये दो के सेट में होगा। अब दो के सेट में कौन सा होगा कि वो नंबर, वो प्राइम नंबर क्रमागत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रमागत, यानी कंसेक्यूटिव प्राइम होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। और उसके बीच, दोनों प्राइम नंबर के बीच जो है वो दो की गैपिंग होनी चाहिए, जैसे 3 5, 5 7, 11 13, 11 13 के अलावा हो गया 17 19, 17 19 के अलावा हो जाएगा 29 31, फिर इसके अलावा होगा 41 43, ठीक है। तो ऐसे नंबर, तो यहाँ पे देखिए ये 37 41 है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे 4 का गैप हो गया, नहीं होगा लगातार। तो है 37 के बाद प्राइम नंबर 41 ही आता है। तो यहाँ पे देखिए 3 7, इसके बीच एक आ जाएगा 5, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये फॉलो नहीं कर रहा है। ये 41 47, यहाँ पे 4 की गैपिंग है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये देखिए 71 73, ये हो जाएगा। तो आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके शीर्ष निर्देशांक 1 2 -4 -3 और 4 1, यानी 3 वर्टेक्स है, 3 शीर्ष बिंदु है जो त्रिभुज का, उसका आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है। इसमें एक्स ऑर्डिनेट है 1, वाई ऑर्डिनेट है 2, फिर दूसरा वर्टेक्स का एक्स ऑर्डिनेट -4 और वाई ऑर्डिनेट -3, फिर तीसरे वर्टेक्स का एक्स ऑर्डिनेट 4 और वाई ऑर्डिनेट 1। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कि फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले पर आपको जो है वो सेट कर देना है। तो चलिए हम लोग इसी फॉर्मूले पे सेट करते हैं। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। x1 का वैल्यू कितना है? x1 का वैल्यू है 1, ठीक है, चलिए 1। उसके बाद कह रहा है y2 माइनस y3। अब देखिए y2 का वैल्यू है -3 और y3 का वैल्यू है 1, तो -3 -1 -3 -1 प्लस का साइन। x2 कितना है? x2 है -4 और फिर बोल रहा है y3 माइनस y1 का वैल्यू है 1 और y1 का वैल्यू है -2, मतलब 2, सॉरी 2, माइनस का साइन है तो -2 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद प्लस x3 का वैल्यू है आपका, x3 का वैल्यू हो जाएगा 4 और उसके बाद y1 माइनस y2 यानी 2, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये हो जाएगा x3 का वैल्यू हो जाएगा 4 और y1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और y2 का वैल्यू हो जाएगा -3, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये ब्रैकेट कर देते हैं इसको, ये देखिए ये बन जाएगा कितना, कलर को चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए ये बन रहा है कितना, ये बन जाएगा -4, ठीक है, और -4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका -1 और -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +4, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस का साइन, ये देखिए ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 5, कितना बनेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 5, तो 4 × 5 हो जाएगा 20, ठीक है, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो आगे क्या आ जाएगा, 1/2 × 20 = 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को निकाला भी जा सकता है, तो चलिए एक नया पेज लेके देखते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए पहले तो एक ग्राफ हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, चलिए लिख भी देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये x हो गया और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करना है, कोई भी एक ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ करना है, चलिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया और यहाँ पे चलिए इसको मान लीजिए ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक। अब इस ट्रायंगल को हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं, पॉइंट दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए का पॉइंट हो गया x1 y1, ठीक है, बी का पॉइंट हो गया x2 y2, ठीक है, और सी का पॉइंट हो गया x3 y3, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट से, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक, और एक यहाँ से भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ भी हम लोग नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज के मदद से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। देखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, अब देखिए ट्रेपेजियम, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिखते हैं एक मिनट, एरिया ऑफ
अब देखिए एरिया ऑफ, अगर ए बी सी का आपको निकालना है तो ये देखिए ट्रेपेजियम ए बी ई एफ, ठीक है, ए बी ई एफ प्लस, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बी सी डी ई, बी सी डी ई, ठीक। अब उसके बाद इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ये टोटल एरिया का, ये देखिए इतना अगर हम लोग प्लस कर देंगे ये वाले का ए बी ई ए और प्लस बी सी डी ई, इतना का हम लोग अगर एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना एरिया, ए बी सी डी और यहाँ तक एफ, यानी टोटल जितना फिगर बना है सबका एरिया निकल जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोगों को इसमें से सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया चाहिए, तो इसमें से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का साइन एक लगाना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ए सी डी एफ। अब देखिए यहाँ पे अगर टोटल एरिया से हम लोग सिर्फ इतना एरिया निकाल दें, इतना एरिया निकाल दें तो सिर्फ एबीसी का बच जाएगा। तो अब आपको सिर्फ इतना इस सब का एरिया निकालना है। तो देखिए ये पहला वाला जो ब्लू वाला है इसका अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी समांतर भुजाओं का योग। अब पैरेलल साइड कौन सा है इसमें, ए एफ और बी ई। तो ए एफ का लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए वाई एक्सिस के अलोंग ए एफ का लेंथ है, तो ये ए का ऑर्डिनेट जो है वो वाई, ए का जो पॉइंट ए है तो इसके कोऑर्डिनेट में से वाई ऑर्डिनेट जो है ये इसका लेंथ हो जाएगा, यानी y1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y1, ठीक है। और उसके बाद BE का लेंथ क्या हो जाएगा, BE का लेंथ क्या हो जाएगा, ये BE का लेंथ हो जाएगा y2, ठीक है, प्लस y2। चलिए एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी ई एफ का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू ए एफ प्लस बी ई इंटू एफ ई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, और एफ ई का लेंथ क्या होगा, तो यहाँ पे जो इस बी का एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये ओरिजिन है ओ, तो क्या हो जाएगा एफ ई इक्वल टू ओ ई माइनस ओ एफ, और ओ ई माइनस ओ एफ क्या हो जाएगा, ओ ई का वैल्यू क्या है, ओ ई का वैल्यू y2 है, तो y2 है, और ओ एफ का वैल्यू क्या है, ओ एफ का वैल्यू सॉरी ओ ई का वैल्यू x2 है और ओ एफ का वैल्यू x1 है, तो यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक। तो एक एरिया निकल चुका है। फिर दूसरा वाला एरिया बी सी डी ई वाला, यहाँ पे आपका करना पड़ेगा 1/2 इंटू, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बी सी डी ई का एरिया निकालना हो तो 1/2 इंटू बी ई प्लस सी डी इंटू ई डी, ठीक है, या डी ई कुछ भी। तो यहाँ पे 1/2 और बी ई का कितना हो जाएगा, बी ई का हो जाएगा y2, बी ई का हो जाएगा y2। चलिए इसको येलो कर लेते हैं, बी ई का y2 और प्लस y2, और आपका बच गया CD, और CD का लेंथ क्या हो जाएगा y3 और इंटू
और फिर आपका DE का लेंथ क्या हो जाएगा, तो x3 माइनस x2, ठीक है, x3 माइनस x2, ठीक है। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, क्योंकि यहाँ ऐड करना था, उसके बाद फिर क्या है, माइनस करना है। अब यहाँ से आपको इनके सम से माइनस करना है क्या, 1/2 इंटू एरिया ऑफ ACDF। ACDF क्या हो जाएगा, तो ACDF का मतलब हो जाएगा आपका AF की लंबाई कितना हो जाएगी, AF की लंबाई आपका हो जाएगा y1, और प्लस यहाँ पे CD की लंबाई कितना हो जाएगा, y3, ठीक है, और इनटू उसके बाद DF की लंबाई आपको निकालना है, तो x3 माइनस x1। अब इसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व, तो यहाँ से 1/, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा y1 प्लस y2 x2 माइनस x1 प्लस y2 प्लस y3 x3 माइनस x2 माइनस y1 प्लस y3 x3 माइनस x1, ठीक है। इसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आपका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 प्लस y3 प्लस x2 इंटू, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस होगा, y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा y1 माइनस y2। ये आपका फाइनली रिजल्ट आएगा और यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे कट जाएगा, बहुत सारे टर्म जो है वो कट जाएंगे, तो अब इसको ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये 2 बार रिपीट हो गया है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब HCF बोल रहा है कोई भी अगर अभाज्य संख्या है और उसमें कह रहा है सह अभाज्य संख्या, तो कोई भी अगर दो सह अभाज्य संख्या है तो उसका HCF 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, विपरीत दिशाओं से आने वाली दो ट्रेन जिनकी लंबाई 152.5 मीटर और दूसरे ट्रेन की लंबाई वो 157.5 मीटर, और इन्होंने 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर रही है, तब प्रत्येक घंटे में दोनों की संयुक्त गति क्या होगी। संयुक्त गति का मतलब हो गया दोनों की गति जो है उसको अगर विपरीत जा रही है तो उसको ऐड करने पर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, संयुक्त गति का मतलब हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको जानना होगा, और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव टाइम, ठीक। तो यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय, वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब अगर मान लीजिए ये हो गई ट्रेन फर्स्ट,
ठीक है। ये ट्रेन फर्स्ट ये इधर को जा रही है और ये हो गई ट्रेन सेकेंड, ठीक है, ये इधर को जा रही है क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है। तो अब जब इनको पार करना होगा तो ये एक पोजीशन ऐसा आएगा जब अब ये यहाँ से एक दूसरे को ये इस पोजीशन में आएगी, पास आएगी, फिर उसके बाद एक बार कुछ इस पोजीशन में आएगी, ठीक, और फाइनली जब ये पार कर जाएगी तो कुछ ये पोजीशन में आएगी। ये 2 है और ये 1 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पहले इस पोजीशन में आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद इस पोजीशन में आएगी और फाइनली फिर इस पोजीशन में आएगी जब वो पार कर जाएगी। तो जब वो पार कर गई तो उनको कितना लेंथ चलना पड़ा, देखिए यहाँ से, इसको यहाँ से आप एक बार कलर को चेंज कर लो तो देखो आप यहाँ से ये यहाँ से और ये यहाँ से आप कुछ इतना लेंथ चलना पड़ा, यानी ट्रेन 2 की लंबाई और प्लस ट्रेन 1 की लंबाई, यानी दोनों अपने लंबाई के इक्वल में इनको दोनों को मिल के डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक। तो इन दोनों की लंबाई कितनी है, रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर जाए तो 152.5 ट्रेन फर्स्ट की और ट्रेन सेकेंड की 157.5 मीटर में। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 और 150 300 और 2.5 और 7.5 10, यानी 310, ठीक है। और रिलेटिव टाइम आपको कह रहा है 9.3 सेकेंड, ठीक है, 9.3 सेकेंड, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये पॉइंट कैंसिल होगा तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, 31 से काटेंगे तो ये 1 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, यानी आपका 100 बच गया 100/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो कह रहा है किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पता है कि अगर कोई ट्रेन 18 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है तो इसका मतलब वो 5 मीटर पर सेकेंड चल रही है, ठीक है। तो ये उल्टा समझना है आपको, 5 मीटर पर सेकेंड चल रही है तो 18 की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे कह रहा है इसने 100, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए यहाँ पे 100 हुआ है तो 5 का 20 टाइम्स हुआ है, तो यहाँ पे 18 का 20 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, 5 का 20 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ भी 18 का 20 टाइम्स कर देंगे। अब आई में 3 पहले से लगा है, 3 लगा देंगे, ये kmph हो जाएगा, ठीक है। तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया, इसको काट देंगे तो ये 6 हो गया, यानी 120 kmph आंसर हो जाएगा। तो ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है ये cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा प्लस 17 इक्वल टू x। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा सही है, 1/cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा जो होता है वो sin स्क्वायर थीटा का क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा का क्या होता है, इनवर्स होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं sin स्क्वायर थीटा का इनवर्स होता है क्या, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इसका 1/cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये इन्वर्स होता है और ये इन्वर्स में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 + 17 लिखा हुआ है x का वैल्यू, तो ये 18 हो जाएगा x का वैल्यू। अब x स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है तो 18 का स्क्वायर ये रहा 324। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो कौन सा कथन इसमें से सत्य है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो आपको देखिए यहाँ भी 9/16 13/24, 9/16 13/24, 9/16 यानी 9/16 और 13/24 में आपको कंपेयर करना है कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या फिर इक्वल है। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है जिसको हिंदी में वज्रगुणन विधि बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको वज्र गुणन विधि। ठीक, और दूसरा जो हो जाएगा आपको, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, नीचे वाले न्यूमरेटर को इक्वल करके, ठीक है, जिसको इक्वलाइजेशन मेथड भी बोलेंगे, या फिर उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके, जो कि बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि अगर इस फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया जाएगा तो भी इस फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आइए सीखते हैं कि कैसे करा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके, यानी आपको इसका एलसीएम लेना होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 48, यानी इसको भी 48 बनाना है आपको। ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ऊपर भी 48 बनाना है, इसको भी ऊपर भी, अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको 48 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर भी 3 से ये 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 27/48, और ये हो जाएगा 26/48। अब इसमें अगर आप कंपेयर करें तो सीधे दिख रहा है कि ये बड़ा है, क्योंकि ये 27 में 48 पार्ट्स करना है, ये 26 में 48 करना है, तो ये बड़ा हो गया, यानी 9/16 बड़ा हो गया, तो यहाँ से तो आंसर जो है ये वाला निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना है वज्रगुणन विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 9/16 और फिर लिखेंगे 13/24। अब इसमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, यानी इसके हर को इसके अंश के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसके हर को इसके अंश के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको 24 में 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 240, और 240 में 24 एक बार कम कर देंगे तो 24 में 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 216 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 16 में 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको 160 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 160 + 48 हो जाएगा कितना, 208। ठीक है, या फिर एक और तरीका है मल्टीप्लाई करने का, जिसको आप वैदिक मैथ्स में पढ़ते हैं, अगर 16 में और 13 में मल्टीप्लाई करना है तो इस यूनिट डिजिट्स पे ध्यान देना है, कोई भी यूनिट डिजिट्स को, या तो 6 को 3 में ऐड कर लीजिए, या फिर ये 3 को 6 में ऐड कर दिए, तो हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया 19, और फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आपको यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना होगा, तो यानी 18। ये आप मन में भी कर सकते हैं, तो 190 और 18 208 हो जाएगा, तो ये ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा है 216 बड़ा है, तो यानी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, तो इससे भी आंसर ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन में बार को, यानी रेकरिंग को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12। ठीक है, और ये हो बन गया 12, और 12 के अलावा फिर ये 9 6 15, और 15 में से 12 गया तो ये 3, यानी ये पूरा खत्म हो गया, इसका वैल्यू आ गया 3। ठीक है, और फिर ये 15 12 27 में से 3 गया, ये टोटल खत्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, 1/3 और 24 में ये 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 8। ठीक है, और 8 में और ये 56 में डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोहन और रोहित मिलकर, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, ये रोहित हो गए, ठीक है, और इसी में ये रोहन हो गए, इन दोनों ने मिलकर 10 दिन में किसी निश्चित काम को खत्म किया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि रोहन अकेले इस काम को 15 दिन में कर रहा है, तो रोहित कितने दिन में कर रहा है, तो देखिए इनकी इफिशियंसी हो गई कितनी, 3, और इनकी इफिशियंसी होगी 2। हम इनका रेशियो निकालिए और उसको उल्टा कर दिए, तो ये 5 से काटेंगे तो 2 × 3, तो इसीलिए इसका इफिशियंसी 3 हो गया और इसका इफिशियंसी 2 हो गया। तो ये 2 लोगों की इफिशियंसी 3 है और उसमें से एक की इफिशियंसी 2 है, यानी
जो रोहित की इफिशियंसी अब यहाँ पे लिखेंगे, रोहित का निकालना होगा तो क्या करेंगे, रोहित प्लस रोहन माइनस रोहन इक्वल टू रोहित। तो यहाँ पे इनकी इफिशियंसी क्या आ गई, 1 आ गई, और यहाँ पे टोटल काम 30 हो गया। तो इसका मतलब ये एक काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 30 काम इनको करना है तो ये 30 दिन लगाएंगे, तो 30 दिन आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 30 में 1 से भाग दे देंगे रोहित का निकालना होगा तो। ठीक, तो ये 30 डेज आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 2 वर्ष के लिए 160 के यानी 1,60,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 10% पर वर्ष क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ष, सबसे पहले आपका P का वैल्यू कितना दे रखा है, वंस, ये क्या हो रहा है, P का वैल्यू आपका दे रखा है 160 के, ठीक है, 160 के दे रखा है, और उसके बाद फिर आपका T का वैल्यू कितना दे रखा है, T का वैल्यू दे रखा है 2 ईयर, ठीक है, और उसके बाद R का वैल्यू कितना दे रखा है 10%। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से यानी हाफ ईयरली, वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब हो गया ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। इसका मतलब हर 6 महीने पे जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो मूलधन में ऐड हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि 6 महीने पर ही ब्याज जो है वो ब्याज का जो हिसाब किताब है वो किया जा रहा है। तो देखिए 6 महीने का अगर हम लोग स्लॉट बनाए इसमें, तो 2 साल में 4 स्लॉट बनेगा। इसका मतलब टाइम आपका जो है आपके लिए कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 6 महीने का 4 स्लॉट बनेगा। लेकिन अगर रेट का मतलब होता है पर एनुअल, तो यहाँ पे एनुअली रेट होता है, तो पर ईयर के हिसाब से रेट होगा। तो यहाँ तो 6 महीने पे अगर ब्याज का हिसाब किताब किया जा रहा है तो रेट तो आधा हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने में आधा ही रेट लगेगा। तो ये रेट आधा होने का मतलब रेट आपका हो गया 5%। अब आपको इस पे कैलकुलेशन करना है, इसीलिए जब भी ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो टाइम जो है वो डबल हो जाता है और रेट जो है वो आधा हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, तो अगर आप सी आई निकालना चाहें तो आपको सी आई कुछ ऐसे निकालना है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n, ठीक है, ये टोटल ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, और इसमें से अगर P को माइनस कर लेंगे तो यही सी आई हो जाएगा। यहाँ पे आप P को कॉमन भी ले सकते हैं, तो इतना P इंटू इतना और -1 हो जाता है, तो वो एक ही बात है, आप ऐसे करें या फिर ये करें। चलिए मैं लिख ही देता हूँ इसको भी। अगर P को आप कॉमन करना चाहें बाहर तो ये हो जाता है 1 प्लस R बाई 100, ठीक है, पावर n और -1 हो जाता है। ये आपका सी आई का फॉर्मूला आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए एक बार इस फॉर्मूले से कर देता हूँ फिर आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 160 के, ठीक है, और उसके बाद आपको करना है 1 प्लस R बाई 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 105 बाई 100। देखिए कैसे, क्योंकि इसके जगह 5 रखेंगे तो ये फ्रैक्शन करेंगे तो 100 और प्लस 5 105 हो जाएगा बटे 100, और n का वैल्यू 4, n का वैल्यू आपका 4 है, इसमें से आपको 1 माइनस करना है, ठीक, ये बड़ा बराबर करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप ऑप्शन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने का मतलब है, इसको काट भी सकते हैं आप, 21 और ये नीचे हो जाएगा 20, ठीक है। एक बार यहाँ लिख लेते हैं हम 160 के, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 21 बाई 20 पावर हो जाएगा 4 -1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले आप ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना होगा।
तो ऑप्शन को आप आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं, डिजिट सम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाहर की तरफ इसका डिजिट सम निकाले, ये k का मतलब 3 जीरो हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे 7 आ गया 1 + 6 का वैल्यू, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 के पावर 4। तो 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा 81, यानी 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, 3 2 और 2 + 1 को 3 लिख दिए, यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 3 के पावर 4 कर देंगे तो 81, तो इसको 81 को वापस ऐड कर देंगे तो 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा 2। ठीक है, और 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16, 16 का मतलब हो गया 7। ठीक है, और -1। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इस ये रख दीजिए यहाँ पे, ये आपका 9/7 × 7 - 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 - 7 का मतलब हो गया 2। तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। तो यूनिट डिजिट आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 7 4 11, 11 का यूनिट डिजिट 2, आंसर ये हो सकता है। यहाँ पे 8 1 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये इसका वापस से डिजिट सम 2, ये भी आंसर हो सकता है। फिर यहाँ पे इसका 3, ये आंसर किसी भी कीमत पे नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, इसका 2 आ रहा है, और 8 इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, यानी आंसर इन दोनों में होगा। तो इस ये तो बता दिए कि हो सकता है कहीं आपको ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपको मिल जाए, जो कि आपको सॉल्व ना करना पड़े। ये फॉर्मूला तो लिखते नहीं, आप डायरेक्ट इतना लिखते और फिर उसके बाद आप इसको चेक कर लेते बिना कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन आइए अब हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 160 के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना है 21 का पावर 4। तो अगर स्क्वायर करते तो 441 × 441। ठीक है, ये हो गया 21 के पावर 4, और ये 2 के पावर 4 16। ठीक है, और इस पे कितना हो जाएगा 40। ठीक, और इसको ब्रैकेट में हम कर लेते हैं, और यहाँ पे -1 कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए 160k का मतलब क्या हो गया, 160 पे 30। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये इतना हो गया, तो 160k और ये इसको काट सकते हैं। ठीक है, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 441। ठीक है, इंटू 441 माइनस 160k। ठीक है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दो टर्म है तो इसके साथ भी, और फिर ये 1 वाले के साथ भी 160k को। ठीक है, एक बार इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ होगा, तो इसलिए कुछ ऐसा आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन। और 441 को ये अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 44 और 44 एक बार ऐड करेंगे तो 88, फिर कैरी आ गया 8, और 44 44 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 44 6 कम है 50 से, तो इससे 6 कम कर देंगे 38, 38 का हाफ करेंगे 19, 19 और 6 कम था तो 1936, 8 कैरी आया था 88 का, तो 1936 + 8 1944। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और इसमें से आपको माइनस करना है 160 पे 30 k का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 के बाद 4 टर्म्स है, यहाँ भी 16 के बाद 4 डिजिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, ये तो कैंसिल आउट हो गया 1 1, तो ये आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा आपका 4 4 8 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये हो गया। ठीक, अगर आप इसको परसेंटेज से बनाना चाहें तो परसेंटेज से भी बना सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और परसेंटेज पे देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो आपका टाइम था P था आपका 160k। ठीक है, टाइम था 4, और आपका रेट था 5%। ठीक है, तो अब हम 2 साल का अगर परसेंटेज की बात करें 5% 2 ईयर, तो कुछ हम लोग ऐसा करते हैं कि 5 का स्क्वायर कर देते हैं और 2 डिजिट में लिखते हैं और फिर डबल कर देते हैं इसका। ठीक, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक। तो ये आपका रेट आ जाता है 2 साल के लिए। तो इसी पे आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो 10.25 4 ईयर का हो जाएगा प्लस 10.25, ठीक है, 10.25 प्लस 10.25 प्लस 10.25 इंटू 10.2 10.25 बाई 100, ठीक। अब इस पे ये भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इस पे आपको ऐड करना होगा, यानी हो जाएगा 20.5 प्लस 10.25 और 10.25 को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 102 में 103 पॉइंट को रिमूव कर दिए, यानी 1025 में मल्टीप्लाई करना है। तो 102 और 103 में मल्टीप्लाई करना होगा और फिर लास्ट डिजिट आपको 25 लिखना होगा। जैसे हम लोग 75 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, 7 में 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 56 और 25। तो सेम रूल आपको यही अपनाना है यहाँ भी। तो इसको हम लोग 10 डिजिट मान लिया 102 को, और फिर 5 वाले को लास्ट में 25 लिख देंगे। तो 102 में 103 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 102 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10404। इसमें 102 एक बार ऐड करना होगा आपको, तो ये हो जाएगा कितना, 10506, ठीक है, और लास्ट में आपको 25 करना है। कितने डिजिट के बाद आपको डेसिमल देना होगा, 2 डिजिट ये या 2 डिजिट ये, 4 डिजिट, ठीक है, 4 डिजिट ये और ये 4 डिजिट मान लीजिए यहाँ दे दिए, और 2 डिजिट आपको ये 100 से डिवाइड करेंगे तो और खिसकाना होगा, यानी यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल आपका 20 सॉरी आ जाएगा आपका 21.5500625, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक। अब आपको 160 के का इतना परसेंट आ गया, ठीक है, इतना परसेंट। अब इसको अगर आप 160 के का मतलब 3 जीरो, ठीक है, इसमें से आपको इतना परसेंट निकालना है, तो आपको 1% की वैल्यू चाहिए, यहाँ डेसिमल देंगे तो 10% आएगा, यहाँ डेसिमल देंगे तो 1% आएगा। तो ये आपको 1600 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1600 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो आंसर भी निकल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 20% इसका हो जाएगा कितना, 20% हो जाएगा, ये 16,000 हो रहा है 10%, तो 20% हो गया 32,000, ठीक है, 1% हो गया 1600, ठीक है, आधा परसेंट हो गया 800, तो हो गया ना 21.5%। इसके बाद भी अभी 0.05% हो जाएगा, तो ये कीजिएगा तो आपका 34,800 आ जाएगा। तो 34,800 के अलावा और भी आंसर आएगा, तो हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 से करेंगे तो 16 पाँचे 80, फिर आपका 8, 16 दूना 32, 8 40 की जीरो हासिल 4, 16 छक्के 96 और 4 100, फिर 10, फिर यहाँ पे 10 ऐड करना होगा आपका, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो यानी जीरो ही आएगा, एक फिर कैरी, फिर 80 एक 81, ठीक है, 80 एक 81, और फिर आपका 8, 80 8 88, फिर आपका हो जाएगा 8, फिर 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, 4 हासिल 2, 16 32 और 34, ठीक है। और फिर आपका क्या करना पड़ेगा, ये 2 जीरो और देना पड़ेगा क्योंकि 16 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद आपको 2 4 6 डिजिट, तो ये हो गया 3 डिजिट और ये हो गया 3 डिजिट, यानी यहाँ पे देखिए 34,481 आपका फुल आ गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में 100 रुपए में एक टीवी सेट बेचा जाता है। एक डीलर ने चंडीगढ़ में जाकर 20% छूट पर दिल्ली से दिल्ली के मूल्य से 20% छूट पर उसने टीवी खरीदा, और वह परिवहन में यानी चंडीगढ़ से दिल्ली लाने में 600 रुपये खर्च कर देता है उस पर। इस प्रकार उन्होंने 100 रुपये में 100/7% के प्रॉफिट पर दिल्ली में सेट बेच दिए। तो एक्स का मान क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसने 100 रुपये में दिल्ली में टीवी सेट वो खरीदा, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि उसने इस पे 20% का छूट ले लिया। ये मूल्य कहाँ था, दिल्ली का था, ठीक है, दिल्ली का था।
अब जब वो चंडीगढ़ गया, ये कॉस्ट था, कॉस्ट प्राइस था। अब जब वो चंडीगढ़ गया, ठीक है, चंडीगढ़ गया तो इसमें से उसने 20% कम पे खरीद लिया, यानी 1/5 इसको लेस हो गया, 20% का मतलब यानी x/5 लेस हो गया। तो ये कितना में खरीद लिया, 4x/5 में। अब 4x/5 रुपए में अगर उसने चंडीगढ़ में खरीद लिया और फिर उसके कॉस्ट प्राइस तो हुआ नहीं, क्योंकि उसने परिवहन पर भी खर्चा किया है, और फिर उसने 600 रुपया इस पे खर्चा कर दिया, ठीक। उसके बाद ये आपका चंडीगढ़ का उसका कॉस्ट हो गया, चंडीगढ़ का कॉस्ट हो गया, ठीक। अब उसके बाद इसको बेचना है, तो ये बेच रहा है इसको कितना पे, 4x/5 प्लस 600, और इस पे उसने 100/7% का प्रॉफिट ले लिया। तो ये प्रॉफिट है, तो इसमें अगर 100 से आप ऐड कीजिएगा 100%, यानी 100/7% प्रॉफिट का मतलब 1/7 जो है उसने प्रॉफिट ले लिया, और एक पहले से उसका था, तो ये हो गया 8/7। तो इसका 8/7 पे उसने बेचना है, क्योंकि देखिए 100/7 उसने प्रॉफिट लिया है, तो 100% उसका मूलधन भी तो है। तो मूलधन में अगर ऐड कीजिएगा ये टोटल करने का मतलब, तो ये हो जाएगा कितना, 800/7, सात ये परसेंट में, तो ये 8/7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये x के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली वाले मूल्य पर ही बेच रहा है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 4x/5, ठीक है, प्लस 600 इक्वल टू 7/8, ठीक है, ये x होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ये x नहीं होगा, 7/8 x, इधर x से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और फिर उसके बाद यहाँ पे ये 600 इक्वल ये जाके घट जाएगा यहाँ पे, तो 7x/8 माइनस 4x/5, तो यहाँ पे 35x से 32x आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 3x/40, इधर 600 बचा हुआ, तो ये 3 से काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 200, तो इधर x बच जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 200 इंटू 40, 8000, ठीक है, तो 8000 आंसर, ठीक। इसको आप x करना कोई ज़रूरी नहीं था, इसको आप 1 मान के भी कर सकते थे। ये देखिए सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तो tan 4 थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। चलिए, तो आप उल्टा भी इसको कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से आप बना सकते हैं इसको। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको क्या करना है कि इसको आप कर देना है सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखिए, तो इसमें से सेक स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और वापस से इसको सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, बताइए, tan स्क्वायर थीटा +1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये इक्वल टू 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 आ गया, ऐसे आ जाएगा। या फिर अगर आप इससे यहाँ जाना चाहें तो भी इसके उल्टा जा सकते हैं। देखिए, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको हमने क्या कर लिया, tan स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया, तो tan स्क्वायर थीटा +1। अब tan स्क्वायर थीटा +1 को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, फिर इसको सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा,
और इसका वैल्यू दे रखा है 3। तो दोनों तरीका से आपको आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 दोस्तों के बीच एक केक को साझा किया गया। 4 दोस्त में क्रमशः केक 1/8, 1/6, 5/12 एंड 1/12 मिला। तो पांचवें दोस्त का हिस्सा बोल रहा है। तो देखिए ये क्या करना है इसको कि आपको ये 5/12 एक को मिल गया और दूसरे को 1/12। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन है 6/12 हो जाएगा। इसको काट देंगे 1/2। तो दोनों ने मिलकर आधा केक ले लिया। अब आधा केक की बारी है। आधा केक में ये दोनों लिया है तो 1/8 और 1/6 ये कितना हो जाएगा, प्लस आधा केक और इन दोनों ने मिलकर ले लिया है। तो इसको करेंगे तो आपका इसका 24 हो जाएगा। तो 24 का मतलब आपका ये 3 + 4 + 12 यानी कितना हो जाएगा 19/24। 19/24 4 ने मिल के ले लिया तो अगले को कितना मिला, जो नेक्स्ट बचा तो 1 में से माइनस करेंगे यानी 5/24। 5/24 ये आंसर। नेक्स्ट कह रहा है ए बी सी एक टंकी से जुड़े हैं। ए और बी, अब देखिए ए और बी मिलकर कितने देर में भरते हैं, 6 घंटे में। ठीक है, इस टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। बी और सी, बी और सी कितने दिन में, कितने घंटे में भर रहे हैं, 10 घंटे में। ठीक है, उसके बाद ए और सी, ए और सी मिलकर कितने देर में भर रहे हैं, 7.5 घंटे में। ठीक है, ठीक। अब कह रहा है यहाँ पे कि ए अकेले कितने दिन में भरेगा। चलिए 1 मिनट। कितनी देर में भरेगा, तो यहाँ पे इनका कितना हो जाएगा, टोटल 30 लीटर की टंकी हो गई। क्यों, क्योंकि इनका एलसीएम लेंगे तो अब यहाँ पे ये 1 घंटे में ये ए बी मिल के 5 लीटर भर लेगा, ये 3 लीटर भर लेगा 1 घंटे में, और ये कितना भरेगा, 4 लीटर भर देगा। डिवाइड कर देंगे तो ये 4 लीटर हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर इन इन सबको एक साथ काम पे लगा दिया जाए तो इनकी इफिशियंसी, ये क्या है, ये इफिशियंसी है, 1 घंटे में इतना काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक ए यहाँ है और एक ए यहाँ है, 2 ए है, फिर एक बी और एक बी, 2 बी और ये एक सी और एक सी, मतलब सब 2-2 हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी, इनकी इफिशियंसी कितना हो गई, ऐड कीजिए, 5 3 8 4 12। ठीक है, 12 इफिशियंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना हो गई, 6। तो इसका मतलब ये 6, 1 घंटे में 6 लीटर ये पानी भरेंगे। तो ये टोटल कितने देर में भर देंगे, 5 घंटे में। ए बी सी 5 घंटे में भर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद लेकिन ए बी सी का थोड़ी पूछ रहा है, अकेले ए का पूछा है। तो ए बी सी से अगर हम बी सी को माइनस कर दें तो नहीं निकल जाएगा ए। तो बी सी की इफिशियंसी क्या है, 3। ठीक है, तो इसमें से हमको 3 माइनस करना होगा तो कितना बच जाएगा, 3। यानी ए की इफिशियंसी कितना हो गई, 3। अगर तो ए की इफिशियंसी 3 हो गई और इसको 30 लीटर भरना है तो इसको कितना लग जाएगा, 10 घंटा। ठीक है, अगर बी का पूछ लेता अकेला तो आपको बी को करने के लिए क्या करना पड़ता है, ए सी को घटाना पड़ता है। ठीक है, तो 6 में से ए सी का कितना है, ए सी का देखिए 4 है। ठीक है, तो बी का कितना हो जाता, 6 में से 4 चला गया तो 2 इफिशियंसी हो जाता। तो इनको कितना लग जाता, 15 घंटे लग जाता। अगर वही सी को पूछ लेता तो सी की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ए बी सी से आपको ए बी माइनस करना पड़ता है, और ए बी का कितना है इफिशियंसी, 5। ठीक है, यानी उसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, 6 में से चला गया तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1, तो इसको लग जाएगा पूरे 30 घंटे। ठीक है, तो ये आपका आंसर, आपका 10 घंटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये का पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये अगर ए है तो ये बी है। ठीक है, ये देखिए ए है और ये बी है। तो इसको अगर फ्रैक्शन आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ऊपर, देखिए
साइन स्क्वायर ए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी, ठीक। तो यहाँ पे आपका अगर आप करेंगे सॉल्व इसको, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और फिर आपका प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक। हाँ, तो देखिए थोड़ा सा साउंड इंटरप्शन के कारण जो है वीडियो रुक गया था। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए है। तो साइन स्क्वायर ए और ये प्लस का कॉस स्क्वायर ए कितना बन जाएगा, 1, ठीक है। चलिए इसको हम लिख देते हैं ऑर्डर में। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर आगे है माइनस का साइन स्क्वायर बी, फिर उसके बाद क्या है, सॉरी यहाँ पे जो होगा ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस का कॉस स्क्वायर बी। तो अब देखिए इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए और इसमें लिखिए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये 1 और इसका भी आ जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 यानी 0। तो नोमिनेटर ही 0 हो गया, ठीक है। ये ऊपर का वैल्यू जो है, ये टोटल ऊपर का वैल्यू 0 हो गया। तो नीचे, अब ये नीचे कुछ भी आए इससे क्या मतलब है, 0 बाई कुछ भी, 0 में कुछ से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बाई 3ab। तो यहाँ पे अब देखिए, ये देखिए a माइनस बी, ए माइनस बी, इसका क्यू है, ये b माइनस सी, यहाँ b माइनस सी माइनस ए, यानी ये वाला है। तो अगर आप इनको सबको ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बी बी कैंसिल हो गया, सी सी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, जो ये वाला ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू आ रहा है 0, और यहाँ भी इसका भी जो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है वो भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे जब ऐसा होता है ए प्लस बी प्लस सी का, जब ऐसा बनता है कि ये इसका सम 0 आ जाए, तो यहाँ पे एक रिलेशन बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab/c। जब अलजेब्रा का वीडियो बनाएंगे तो इसमें ये रिलेशन निकाल के बताएंगे, ठीक। तो कुछ ऐसा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे जब ये 0 हो गया, तो यहाँ पे ऊपर में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इंटू ए, यानी ये दोनों इक्वल हो गया है, ये वाला पार्ट भी और ये ऊपर वाला पार्ट दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3a माइनस बी ऊपर, b माइनस सी और c माइनस ए, और नीचे भी यही लिखा हुआ है, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अगर कोई चालक 15 मीटर पर सेकंड की गति से कार चलाता है तो 3 घंटे 20 मिनट में उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है। अब देखिए 15 मीटर पर सेकंड से वो कोई कार चला रहा है। अब यहाँ पे 3 घंटे 20 मिनट का आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 15 मीटर पर सेकंड को, एक रिलेशन हमने बताया था पहले कि 5 मीटर पर सेकंड के से कोई अगर गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब वो 18 kmph से गाड़ी चल रही है। ऐसा क्यों होता है, देखिए होता ऐसे है कि अगर कोई 1 kmph से कोई चल रही है गाड़ी, तो इसका मतलब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, एक को यहाँ पे मीटर में बदलने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और आवर जो है उसको करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 18/5, ये 18/5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये यानी किलोमीटर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है तो 18/5 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये यही रिलेशन है। तो आप यहाँ पे ये देखिए 15 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो ये 5 का कितना गुना है, देखिए 5 का ये 3 गुना है। ठीक है, तो इधर भी इसका स्पीड जो है वो 18 का 3 गुना आ जाएगा, 54 kmph। ठीक है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसका ये 3 गुना आ गया, अगर इधर 3 गुना हुआ है तो ये आ जाएगा 54 kmph। अब 3 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया कि 3 सही 1/3। ठीक है, क्यों, क्योंकि 20 मिनट 60 मिनट का 1/3 हिस्सा है। ठीक है, तो ये 3 घंटे तो दिया हुआ है, और घंटे में इसको चेंज करेंगे तो फिर से ये 1/3 हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 3 घंटे का निकाल लेते हैं। तो 54 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 में 3 से करेंगे 150, और 4 में 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कितना हो जाएगा 162। और 1/3 यानी 54 के हिसाब से 1/3 डिस्टेंस चलना है तो 18 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 180 किलोमीटर आंसर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कह रहा है, ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, और ये इसके इसके द्वारा किसी कंपनी के द्वारा ये निर्मित मोबाइल फ़ोन की संख्या दे रखा है टोटल। और तो चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंपनी LMN द्वारा कितनी मोबाइल इकाइयों का निर्माण हुआ, तो LMN देखते हैं, LMN क्या है, LMN जो है वो 30% है, तो इसका 30% आपको निकालना होगा। तो 30% निकालने के लिए देखिए, ये यहाँ से एक पॉइंट दे देंगे तो ये 10% हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 124K। K का मतलब 124 गुने 1000, देखिए ये 3 जीरो है तो इसका मतलब 1000 हो गया, तो 124K इसको बोल सकते हैं। तो 10% अगर 10% 124K है, तो 30% आपको निकालना है, 30% निकालना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 372, 372K। अब देख लीजिए 372K कहाँ दे रखा है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में भी दे रखा है 372K। ये 372K का मतलब हो गया 372 गुने 1000, तो ये एक ही बात है, 1000 तो K बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है, एक व्यक्ति 25,000 रुपये शुरुआती निवेश के साथ एक चाय दुकान खोलता है। वह अपना 30% पैसा अपनी दुकान की सजावट में और 20% अन्य आवश्यक चीज़ों को लाने में खर्च करता है। अब देखिए, उसने 30% यहाँ खर्च कर दिया और 20% अन्य आवश्यक चीज़ों पे खर्च कर दिया, यानी 50% वो खर्च कर चुका है। उसके बाद बोल रहा है अपने व्यवसाय के लिए वस्तुएं खरीदने के लिए उसके पास कितने पैसा बचा। 50% खर्चा कर दिया, यानी आधा पैसा खर्चा कर दिया, तो आधा ही बचा। तो 50% इसका कितना हो जाएगा, यानी आधा, आधा कितना हो जाएगा 12,500 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि कोई ये संख्या है 4461, ये कह रहा है ये 11 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक, यानी विभाज्य है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये 11 की डिविजिबिलिटी आप कुछ ऐसे पढ़े होंगे, ये x है 4461, तो आप क्या करते हैं, ये अल्टरनेट जो है ये ऐड करते हैं, तो x प्लस ये 4 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब x प्लस 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 और 6 10, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो या तो आप इसको इक्वल दिखाएंगे कि ये दोनों इक्वल होगा, और नहीं तो इन दोनों का आप सम करेंगे और वो 11 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ इक्वल दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू ये 5 इधर चला गया तो 5 हो गया ऐसे। लेकिन यहाँ पे 2-3 कंडीशन बन जाती है, या तो इनका अंतर जो है वो 11 से डिविजिबल हो गया, या तो फिर इसका सम 11 से डिविजिबल होगा, या तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब दोनों इक्वल का मतलब दोनों का अंतर 0 हो गया। तो इतना कंडीशन बन सकता है जिससे कंफ्यूजन भी होने लगता है। इससे बढ़िया कि एक और 11 की डिविजिबिलिटी आती है, उसको आप अप्लाई कर लें तो वो सबसे बेटर है।
जैसे देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्ट 11 से डिवाइड कर लेना है, तो इसको 11 से और रिमाइंडर लिखते जाना है। 61 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 55 यानी 6 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। और फिर ये 44 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें कोई रोल नहीं है इसका। अब बच गया ये x। अब देखिए x का वैल्यू वही होगा जो यहाँ पे 6 रिमाइंडर है, तो x का वैल्यू वही हो सकता है जो इसको x को ऐड करें तो ये 11 से डिविजिबल हो जाए। तो इसका मतलब एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर 5 होता तो 5 में 6 ऐड कर देते 11 बन जाता, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 5 है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस आकृति में, अच्छा ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी जो है इसमें से पर्याप्त है। तो कह रहा है ACB का आपको वैल्यू निकालना है। ACB यानी ये x का वैल्यू आपको निकालना है। x का वैल्यू आपको निकालने के लिए ये एक फिगर के रूप में आपका स्टेटमेंट दे रखा है, और दूसरा स्टेटमेंट है d इक्वल टू 60 डिग्री, यानी d ये है और इसको 60 डिग्री दे रखा है। तो आप हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि किसी वृत्त के अंदर एक चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाए गए जितने भी सारे कोण होंगे, ये देखिए ये जो दे रखा है ये एक चाप हो गया, और इसी चाप द्वारा दो कोण बनाए गए हैं। देखिए ये एक डी वाला हो गया कोण, और फिर ये सी जो एक्स का दे रखा है ये भी इसी चाप पे बना है, तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और अगर ये इसी चाप द्वारा इसके, ये अगर मान लेते ये इसका केंद्र होता और इसके केंद्र पे अगर ये कोण कोई सा भी बनता, तो ये यहाँ जो कोण बन रहा है उसका डबल होता है। ये 60 है तो ये 120 हो जाता है यहाँ का अगर पूछता तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 60 डिग्री आंसर होगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में तो कह रहा है कि इसको निकालने के लिए कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट कौन सा पर्याप्त है, तो केवल दो पर्याप्त है। तो देखिए यहाँ से अगर केवल दूसरा दे देता, ये फिगर को ना देता, कहता d इक्वल टू 60 डिग्री और इसका वैल्यू निकालते, तो आप नहीं निकाल पाते, इसलिए कथन दो पर्याप्त ये गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल लिखा है, दोनों पर्याप्त है, दोनों तो चाहिए आपको निकालने के लिए, कोई भी एक से नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुराग को 144 रुपए में एक कलम बेचने से क्रैमुल का 1/7 भाग की हानि होती है। यदि वह इस कलम को 189 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इसको अगर 144 रुपए में कलम को बेच रहा है तो उसको 1/7, अगर मान लीजिए वो 1 रुपए में 1/7 की हानि का मतलब क्या हुआ कि 7 रुपए में अगर वो बेच रहा है तो क्रैमुल के 1/7, अगर उसके 7 रुपया क्रैमुल है तो उसका 1 रुपया हानि हो रही है। तो इसका मतलब कि उसने जो है, ये देखिए ये क्रैमुल दे रखा है, ठीक है, और ये हानि है, ठीक। तो 7 रुपए में अगर उसने खरीदा है तो उसको 1 रुपए में हानि हो रही है, वो कह रहा है 144 में बेच रहा है, इसका मतलब उसने 6 में बेचा है, ठीक है। 6 में इसका विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 6/7, ठीक है। तो 6 में बेचा है और 7 रुपया उसका क्रयमूल्य था, तो 6 का वैल्यू 144, और देखिए यहाँ पे 6 का वैल्यू 144 हो गया, तो आपको क्रयमूल्य 7 था तो 7 का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा 144/6 इंटू 7, यानी कितना हो जाएगा ये 24 इंटू 7 कितना हो जाएगा 168, ठीक। 168 हो जाएगा, तो 168 रुपया क्या निकल गया क्रयमूल्य निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब कह रहा है 189 रुपये में बेचने पर उसका लाभ क्या होगा, तो 189 रुपये में बेचने पर उसको कितना लाभ हो रहा है, तो ये 168 और लाभ इस पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 21 रुपया, ठीक है। 21 रुपया आपका लाभ हो रहा है, उससे माइनस करेंगे 189 से तो आएगा। अब इसका मतलब ये कितना इसको प्रॉफिट हो गया, तो ये चला जाएगा 8, ठीक है, और 100/8 का मतलब हो गया 12.5%। ये जो होल वैल्यू है ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1/8 का मतलब क्या है, यानी 100/8 का मतलब क्या है परसेंट में, तो देखिए 12.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनाते बनाते भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए एक तरीके से और भी कर सकते हैं जो कि अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, इसको बोलते हैं CPR, ठीक है। अगर देखिए अगर कोई भी यहाँ पे कह रहा है कि 1/7 की हानि हो रही है क्रयमूल्य पे, तो देखिए क्रयमूल्य पे अगर उसको हानि हो रही है 1/7 पे, तो क्रयमूल्य पे वैल्यू क्या होता है कम दिखता है, ठीक है। क्रयमूल्य पे क्या होता है कम दिखता है,
तो अगर वो 1/7 पे कम हो रहा है, ठीक है, 1/7 पे कम हो रहा है, 1/7 पे बेच रहा है, तो ये वैल्यू कम वाली है, तो उसको 1/6 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, 1/6 उसको क्रयमूल्य तक जाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो 144 है ये 1/7 वाला दे रखा है, तो ये आपको यहाँ पे आना पड़ेगा क्रयमूल्य निकालने के लिए, क्योंकि ये घटी हुई वैल्यू है, ठीक। सीपीआर ये कहता है कि अगर कोई वैल्यू x/y है तो x/y से बढ़ रही है तो उसको x/x प्लस y से घटा देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये यही चीज़ है कि अगर ये वैल्यू x/x प्लस y से, अब देखिए यहाँ पे ये x है और ये x प्लस y है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये x है और ये y है, तो आप समझ गए होंगे इसका फंडा क्या है। तो 1/6 से बढ़ाना पड़ेगा, तो 144 में इसका 1/6 ऐड करना पड़ेगा, इसका 1/6 कितना हो जाएगा 24, तो 24 ऐड कर दीजिएगा तो ये 168, यानी ये जो हानि हुई है, तो हानि 1/7 भाग की हानि हुई है, तो ये क्रयमूल्य से घट के जो वैल्यू आई है वो आई है। 24 रुपये के हानि होने के बाद ये 144 रुपये में बेच रहा है, तो ये 24 रुपया यही है। तो इसके बाद इसका अगर 24 रुपया इस पर बढ़ा देंगे तो ये क्रयमूल्य पे अपना पहुंच जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि इसका महत्तम समापवर्तक, जब भी कोई भी अगर फ्रैक्शन है a/b c/d और इसका आपको HCF निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, HCF ऑफ AC बाई LCM ऑफ BD, ठीक। तो इसका मतलब ये ऊपर वाले जितने भी न्यूमरेटर है उसका आपको HCF निकालना पड़ेगा, 2, 8, 10, 32, इसका HCF क्या हो जाएगा 2, और इनका अब देखिए 2 हो गया और नीचे का आपका LCM निकालना होगा, तो 3, 9 का LCM 9, ये 27, ये सब देखिए इसका पावर है, तो ये बड़ा वाला जो भी है ये देखिए 3 लिखा हुआ है पावर 1, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का क्यू लिखा हुआ है, 3 का पावर 4 लिखा हुआ है, तो ये इसका LCM हो जाएगा बड़ा वाला, सब सेम ही है, तो ये 3 के पावर 4 यानी 81, तो ये 2/81 ये रहा आंसर। नेक्स्ट, बोल रहा है इसमें पूर्ण घन कौन सा है, अब देखिए पूर्ण घन इसमें सीधे डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये 2 के पावर क्यू इंटू 10 टू द पावर क्यू है, ठीक है, 8 गुने 1000 है, ठीक है, बाकी कोई क्यू नहीं है, देखिए ये 8261 कोई क्यू नहीं होता है, 9261 होता है, ठीक है, 9261 किसका क्यू होता है 21 का, देखिए 441 ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे उस टाइम बताए थे वहाँ, तो ये 1 हो जाएगा, 44 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, सॉरी ये 9261 नहीं होता है, 1761 क्यूब होता है, ये 9281 हो जाता है, ठीक, 88 हो जाता है, ठीक, ये होता है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 8 कैरी था और फिर आपको क्या करना था 44, सॉरी 61 होता है, सही है, 44 में 2 ऐड करना था आपको 46 और 4 कैरी हो गया, तो 44 और 2 88 और 4 92, 9261 होता है, सही है, 9261 होता है, ये 1761 नहीं है, ये 9000, तो 9 किसी चीज़ का क्यूब नहीं है, ये 9 इंटू 1000 दिख रहा है, तो ये तो 10 का क्यूब है लेकिन ये 9 का किसी का भी क्यूब नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। आगे, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृति के संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर दें। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन को छोटा करते हैं, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि AB जो है वो EC के समानांतर है, तो देखिए AB ये लाइन दिख रही है, ठीक, और यहाँ पे EC जो है, EC ये लाइन दिख रही है, ठीक, तो ये पूरी इसकी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है इस C पॉइंट पे, तो ये दोनों आपस में समानांतर है। उसके बाद कह रहा है कि BCD यानी ये वाला, ठीक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
बी सी डी ये 72 है। तो ए बी सी का मान पूछ रहा है, ए बी सी। अब देखिए ए बी सी ये वाला, तो ये देखिए एकांतर अंतःकोण हो गया, ठीक। ऐसा जेड बन रहा है, ऐसा जेड बन रहा है, आप देखेंगे तो मतलब थोड़ा सा ऐसे तिरछा बन रहा है, कुछ यूं बन रहा है ऐसे। तो इसमें ये वाला और ये वाला एन बोल लें, जेड बोल लें, तो ये इक्वल होता है, ठीक। तो ये 72 डिग्री हो जाएगा आंसर इसका, ये 72 हो जाएगा, ठीक। अगला, दो भरने वाले पाइप ए और बी 22 घंटे और 33 घंटे में एक खाली पात्र को भर देते हैं। अगर ये ए है तो ये 22 घंटे में भर रहा है, ये बी है ये 33 घंटे में भर रहा है, ठीक। इसके बाद बोल रहा है इन दोनों ने एक ही समय पे, इन दोनों को एक ही समय पे खोला गया, ठीक है। तो ये 3 यूनिट भरेगा, इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 2, टोटल कितना हो जाएगा 66, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लेकिन पाइप ए को पात्र भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, तो दोनों पाइप इस पात्र को भरने में कुल कितने घंटे लेंगे। अब देखिए पाइप ए को 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, तो इसके हिस्से का, इस 3 यूनिट कर रहा है 1 घंटे में और ये 3 घंटे पहले बंद हो गया है, तो इसको 9 जो है 9 यूनिट काम करना था जो इसने नहीं किया, यानी 9 लीटर पानी भरना था, जो भी कुछ बोले इसने नहीं भरा। इसके बदले कौन भरा है एक्स्ट्रा, कौन भरा है, बी ने भरा है। तो ये टोटल बी को कितना भरना पड़ेगा 66 और प्लस 9 यानी 75, और 75 और इन दोनों का दोनों मिलके इतना भरेंगे, तो ये 75/5 यानी हो जाएगा आपका 15, ठीक है। जो काम इसने नहीं किया उसने बी ने किया है, तो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है 66 में, तो ये आपका 75 बन गया यानी 15 घंटा, ठीक है। धन्यवाद।